मैं शुरू करने जा रहा हूँ वर्क एनर्जी थ्योरम। ये थ्योरम बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारा क्वेश्चंस इससे सोल्व होता है। तो आइए देखते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है? जब वर्क किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे तो उसका काइनेटिक एनर्जी चेंज होता है। तो ये थ्योरम ये बतलाता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट पे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं तो उन सारे फोर्सेस का जो भी वर्क डन होगा वो इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो इसका स्टेटमेंट हम लोग लिख लेते हैं, वर्क डन बाय all the forces acting on a body is equal to change in its kinetic energy। एक बॉडी पे जितने भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं सबका वर्क डन अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वो उसके काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर होगा। मैथमेटिकली अगर इसको हम लोग लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय अदर फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के फाइनल माइनस के इनिशियल। अब यहां पे जो ये लिखा हुआ है ये है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क done by conservative force दूसरा है वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स और तीसरा वर्क डन बाय अदर फोर्सेस, वर्क डन बाय अदर फोर्सेस। सो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? वैसा फोर्स जिसका कि राउंड ट्रिप में वर्क डन 0 होता है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वैसा फोर्स जिसका वर्क डन राउंड ट्रिप में 0 नहीं होता है। तो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन जो होगा वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ पोजीशन पे डिपेंड करेगा। ये सब चीज हम लोग जानते हैं। यहाँ पे जो वर्क डन बाय अदर फोर्स लिखे हैं ये जनरली यूज होता है जब हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम में वर्क एनर्जी थ्योरम को अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस थ्योरम को अप्लाई कैसे करते हैं। इस थ्योरम को यूज करते हुए हम लोग बहुत डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी काफी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। थ्योरम काफी सिंपल है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आइए देखते हैं इस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। एग्जाम्पल्स, मान लेते हैं कि एक स्प्रिंग है और वो स्प्रिंग इस तरह से अटैच्ड है। ये स्प्रिंग है और स्प्रिंग इस तरह से अटैच्ड है। स्प्रिंग आइडियल है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट जो है वो K है। जब तक फिजिक्स में बोला नहीं जाए तब तक हम लोग
स्प्रिंग हो, स्ट्रिंग हो, ये सबको आइडियल ही मानते हैं और ये इस तरह से सेटअप रखा हुआ है, फ्रिक्शन को 0 मान रहे हैं। यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, एक ब्लॉक है जिसका कि मास m है और इधर की तरफ ये u स्पीड से चला जा रहा है। अब होगा क्या कि ये ब्लॉक जब स्प्रिंग को हीट करेगा तो स्प्रिंग कंप्रेस होना शुरू हो जाएगा। इसके पास वेलोसिटी है, सरफेस पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। ये ब्लॉक जब स्प्रिंग को हीट करेगा, अभी स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे है, तो इसके पास वेलोसिटी है, तो स्प्रिंग को ये क्या करेगा, कंप्रेस करना शुरू करेगा। ब्लॉक पे क्या इफेक्ट आएगा, ब्लॉक का जो स्पीड है वो कम होना शुरू होगा। तो मैक्सिमम कंप्रेशन हमें निकालना है कि स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन क्या होगा। वी हैव टू कैलकुलेट मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन in the spring. Okay, you have to take all the data from the question, all the data from the figure. Okay, fine. तो यहां पे इस क्वेश्चन को करने के लिए we can use work energy theorem. Whenever we are using work energy theorem, we have to identify initial condition and final condition. तो शुरू में क्या है और बाद में क्या होगा। शुरू में अभी इसके पास वेलोसिटी जो है या स्पीड जो है वो u है। बाद में जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, ये ब्लॉक इस स्प्रिंग को तब तक कंप्रेस करता रहेगा जब तक कि इसके पास स्पीड है। जब इसका स्पीड खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो उस समय कंप्रेशन होना बंद हो जाएगा और वही मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। तो देखते हैं, using work energy theorem। वर्क एनर्जी थ्योरम को हम लोग यूज करने जा रहे हैं। तो यहां पे लिखेंगे वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। ऑल द फोर्सेस इस ब्लॉक पे जब स्प्रिंग के कांटेक्ट में आएगा तो कौन कौन से फोर्सेस एक्ट करेंगे। एक तो नीचे की तरफ नॉर्मल एक्ट करेगा, और दूसरा ग्रेविटी एक्ट करेगा, और कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, और स्प्रिंग फोर्स एक्ट करेगा। ये 3 फोर्सेस इस ब्लॉक पे एक्ट करेंगे। इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसका 0 हो जाएगा। क्यों फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 होगा? क्योंकि मैक्सिमम कंप्रेशन पे ब्लॉक रुक जाएगा। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक का लिखेंगे हाफ m u²। ये हो गया। अब देखेंगे वर्क डन बाय नॉर्मल जो है, ये जो है वो 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि नॉर्मल हमेशा, नॉर्मल यहां पे सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा है, नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, और इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में है। तो ये दोनों 90 डिग्री पे, तो इसका वर्क डन 0 होगा। सेम थिंग इज हैपनिंग विद ग्रेविटी। ग्रेविटी इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो ग्रेविटी के कारण भी वर्क डन 0। स्प्रिंग के कारण वर्क डन होगा। स्प्रिंग का फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, टुवर्ड्स लेफ्टवर्ड, और डिस्प्लेसमेंट जो ब्लॉक का है वो राइटवर्ड है, तो निगेटिव होगा इसका वर्क डन। तो स्प्रिंग का वर्क डन हो जाएगा -12 k, और इसका जो भी कंप्रेशन होगा मैक्सिमम वो स्क्वायर। ये लिख देंगे इक्वल्स -12 m u²। अब हमें यहां से x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां से x मैक्स का जो वैल्यू आ जाएगा वो m/k रूट, और यहां पे u आ जाएगा। तो मैक्सिमम कंप्रेशन जो है स्प्रिंग में इतना होगा। अब देखिए मैक्सिमम कंप्रेशन 3 चीजों पे डिपेंड कर रहा है। कौन कौन? एक तो ऑब्जेक्ट का मास कितना है उस पे डिपेंड कर रहा है, देख सकते हैं। दूसरा स्प्रिंग कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, और तीसरा u पे डिपेंड कर रहा है, इसकी स्पीड कितनी है। अब क्वेश्चन में यह भी पूछा जा सकता है डायरेक्टली, इसको मल्टीपल
ऑप्शंस भी पूछे जा सकते हैं। कैसे? ये पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स स्प्रिंग कांस्टेंट। ये बिल्कुल सही है। एक्स मैक्स जो यहां पे है, एक्स मैक्स जो यहां पे है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। तो इस क्वेश्चन को वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करते हुए हम लोग कितनी आसानी से कर चुके। हमें चीजें जो आइडेंटिफाई करनी है वो कि इनिशियल और फाइनल कंडीशन। इनिशियल स्टेट में आप काइनेटिक एनर्जी लिखिए, फाइनल स्टेट में लिखिए। उसके बाद कितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, सबका अलग अलग वर्क डन लिख दीजिए। फोर्सेस कितने एक्ट करेंगे ये कैसे पता चलेगा? ये फ्री बॉडी डायग्राम से पता चलेगा। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में हम लोग काफी क्वेश्चन कर चुके हैं, तो वहां से ये पता लगेगा। चलिए आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। यहां पे एक स्प्रिंग जो है वो इस तरह से वर्टिकल डायरेक्शन में है। इसका भी स्प्रिंग कांस्टेंट K है और स्प्रिंग आइडियल है। आइडियल स्प्रिंग मासलेस होता है, ठीक है। यहां से h हाइट पे कोई ब्लॉक रिलीज करने वाले हैं। इसका मास m है, एक छोटा सा ब्लॉक है और ये हाइट जो है वो h है। h हाइट से जैसा कि फिगर में दिखाया गया है वहां से इस छोटे से ब्लॉक को रिलीज कर रहे हैं और ये पूरा सेटअप हमारा जो है वो ग्राउंड में है। कैलकुलेट क्या करना है कि स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा। यहां पे कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा ये कैलकुलेट करना है। अब एम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एज इन फिगर। मतलब कि एम को जब रिलीज किया गया है तो एम जो है वो रेस्ट पे था और वहां से ये एच हाइट दिखाया गया है। स्प्रिंग स्टार्टिंग में नेचुरल लेंथ पे है। तो आइए कैलकुलेट करते हैं इसको कि इसमें स्प्रिंग का मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा जब ब्लॉक रिलीज होने के बाद स्प्रिंग पे हिट करेगा, उसके बाद स्प्रिंग कंप्रेस होगा तो वो मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा। तो फिर से यहां पे हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करेंगे। सो आई एम राइटिंग यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, using work energy theorem. So I have told already that whenever we are using this theorem, we have to identify how many forces are acting on the object and initial and final state of the object. So how many forces will act? As I can see, there are only two forces. सिर्फ दो forces हैं, एक gravity का force है और दूसरा spring का force है। तो लिखेंगे वर्क डन बाय स्प्रिंग प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो। क्यों? क्योंकि इनिशियली ऑब्जेक्ट को रिलीज किया गया है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा, इसका स्पीड जीरो होगा और ये जब आएगा यहां पे हिट करेगा तो उस समय इसके पास कुछ स्पीड है
उसके कारण इसको लगातार कंप्रेस करता रहेगा और तब तक कंप्रेस करेगा जब तक इसका स्पीड जीरो ना हो जाए। तो फाइनली भी ये स्पीड जीरो होना है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो। लेकिन यहां पे अगर देखें तो सिचुएशन ये होगा कि मैक्सिमम कंप्रेशन पे यहां मान लेते हैं कि ये जो है वो एक्स मैक्स स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस हुआ है और यहां से ये हाइट h चला था, ठीक है। तो ये जो टोटल हो गया वो h प्लस एक्स मैक्स हो गया, ठीक ना। तो ग्रेविटी कितना वर्क किया होगा, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे है, तो ग्रेविटी का जो वर्क डन होगा ना वो हो जाएगा mg एक्स मैक्स प्लस h, और इधर तो जीरो होना है। उसके बाद स्प्रिंग का फोर्स कितना वर्क किया होगा, स्प्रिंग का फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा जब स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा होगा, और डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा माइनस हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन है, यहां से हमें एक्स मैक्स की वैल्यू निकालनी है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स मैक्स। तो आइए इसको उस साइड ले जाते हैं और इस पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रीअरेंज करके जब हम लिखेंगे तो लिखाएगा हमारे पास के एक्स मैक्स माइनस 2mg एक्स मैक्स माइनस 2mgh इक्वल्स 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके सोल्व कर सकते हैं। तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं ना यहां पे एक्स मैक्स की वैल्यू, एक्स मैक्स इक्वल्स, आई एम यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स मैक्स। So what is the formula? Minus b plus minus root of b square minus 4ac divided by 2a. You already know that formula. So I am using that formula and I am writing directly the value of x max 2mg plus minus square root of b square. So here 4m square g square माइनस माइनस प्लस 4 2 से 8 mgh k divided by 2k. Okay, this is the value. So there is plus sign and minus sign both. तो यहां पे क्या करेंगे, प्लस साइन लेंगे या फिर माइनस साइन लेंगे। अगर माइनस साइन लेते हैं तो एक्स मैक्स की वैल्यू, माइनस साइन लेते हैं तो एक्स मैक्स की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। इसलिए हम लोग, क्योंकि यहां पे ना अगर इसको हम लोग जीरो भी मानते हैं तो ये 2mg के बराबर होगा इसका रूट, तो निगेटिव साइन लेंगे तो एक्स मैक्स का वैल्यू निगेटिव आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग प्लस साइन लेंगे। देयरफॉर वैल्यू ऑफ एक्स मैक्स इज सिंपली 2mg प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4m स्क्वायर g स्क्वायर प्लस 8mgh k डिवाइडेड बाई 2k। अब जो भी वैल्यू होगा इसका वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे मैंने कोई मास नहीं लिया था 2 kg 4 kg, मैं जनरल वैल्यू लिया था, उसका की कैलकुलेशन ये आया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी पे। तो इस क्वेश्चन में सेटअप कुछ इस तरह से है कि यहां पे एक स्प्रिंग है और ये स्प्रिंग ऑलरेडी कॉम्प्रेस्ड है। ये स्प्रिंग क्या है, ऑलरेडी कॉम्प्रेस्ड है और ये जो सरफेस है वो स्मूथ नहीं है, इस पे कुछ फ्रिक्शन है। तो
तो हमें ये निकालना है कि स्प्रिंग और ब्लॉक जो है एक दूसरे से अटैच्ड नहीं है। स्प्रिंग और ब्लॉक जब एक दूसरे से अटैच्ड नहीं है तो इसको जब छोड़ा जाएगा, इस सेटअप को जब छोड़ा जाएगा तो ब्लॉक इधर की तरफ मूव करेगा। क्यों मूव करेगा? क्योंकि स्प्रिंग फोर्स लगाएगा और ब्लॉक कुछ दूर जाकर के रुक जाएगा। तो हमें वो निकालना है डिस्टेंस जहां पे ब्लॉक रुक जाए। ठीक है, तो a spring is compressed by x if block is released. If block is released, then find the distance from initial position where the block stops. ठीक है, और एक चीज और दिया हुआ है, given the block is not connected to the spring. ब्लॉक जो है वो स्प्रिंग से कनेक्टेड नहीं है, मतलब एक दूसरे के एडजेसेंट ये रखे हुए हैं, स्प्रिंग कॉम्प्रेस्ड है, इस सेटअप को छोड़ा जाएगा तो हमें निकालना है कि छोड़ने के बाद ये कितना दूर जाकर के रुकेगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे और ये जो हमारा है वो इनिशियल कंडीशन है, U इक्वल्स टू 0 है। यहां पे शुरू में ये रेस्ट पे था, बाद में जब ये जाकर के इसको रुकना भी है तो V क्या होना है? 0 होना है, यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगा और फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0। तो लिखते हैं यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम को यूज करते हैं तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि इस पे फोर्सेस कितने लगेंगे। यहां पे एक फ्रिक्शन एडिशनल फोर्स आ गया है, mg और नॉर्मल दो तो लगेगा ही लगेगा वर्टिकल डायरेक्शन में। एक स्प्रिंग फोर्स लगेगा टुवर्ड्स राइटवर्ड और एक फ्रिक्शन लगेगा। तो लिखते हैं सारे फोर्सेस का वर्क डन बाय नॉर्मल जो कि 0 होना है पता है, वर्क डन बाय ग्रेविटी ये भी 0 होना है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होगा दोनों, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स ये नहीं होगा 0, और वर्क डन बाय फ्रिक्शन। ठीक है, और इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0 और फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0, तो वहां पे लिख दिया मैंने। अब यहां से मानते हैं कि ये एस डिस्टेंस जाने के बाद रुक जाएगा, तो नॉर्मल का वर्क डन 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि नॉर्मल अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट। सेम थिंग ग्रेविटी के साथ है, ग्रेविटी भी नीचे और डिस्प्लेसमेंट उधर परपेंडिकुलर, तो दोनों का वर्क डन 0। अब स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स भी इधर की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट भी उधर की तरफ है, एंड कंप्रेशन कितना है? x है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा? हाफ kx²। फ्रिक्शन के कारण वर्क डन निकालना है, तो फ्रिक्शन का जो फोर्स होगा यहां पे वो इधर की तरफ लगेगा और इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो उधर की तरफ है। तो सबसे पहले निकालते हैं कि फ्रिक्शन का फोर्स क्या होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स का जो वैल्यू होगा वो होगा म्यू mg। ठीक है, नॉर्मल का वैल्यू mg होगा तो फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू mg, फ्रिक्शन फोर्स निकल गया। डिस्प्लेसमेंट s, और ये निगेटिव साइन के साथ आएगा क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये लिखा गया हमारे पास इक्वल टू 0। अब यहां से एस का वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है, तो एस का वैल्यू कितना हो जाएगा? एस का वैल्यू निकालने के लिए यहां हो जाएगा kx² डिवाइडेड बाय म्यू mg। ठीक है, ये हो जाएगा एस का वैल्यू, यानी कि
इतना डिस्टेंस कवर करने के बाद ब्लॉक जो है फिर से रुक जाएगा। ठीक है, अभी हम लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो ब्लॉक पे और स्प्रिंग पे किया। अब एक दो क्वेश्चन कुछ एक्स्ट्रा देखते हैं जिसमें कि स्प्रिंग इन्वॉल्व ना हो। तो आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन कि मान लिया कि एक पेंडुलम है, इस तरह से पेंडुलम होता है, ये पेंडुलम है। ठीक है, इसका बॉब का जो मास है वो कुछ मान लेते हैं, स्मॉल एम मान लेते हैं। बॉब का मास जो है वो स्मॉल एम है और इस तरह से ये हैंग कर रहा है। इसका जो स्ट्रिंग है उसका भी लेंथ एल है। इसको एक फोर्स से, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स यहां पे इधर की तरफ लगाया जा रहा है इस तरह से कि हर समय ये सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में है और हमें उस फोर्स के कारण वर्क डन निकालना है। मतलब कि इसको इस तरह से खींचा गया है। तो मानते हैं कि एक समय में ये स्ट्रिंग जो है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, और ये फोर्स, यही फोर्स, ये जो एफ जो है इस पे हॉरिजॉन्टली ऐसे हमेशा एक्ट किया है, तो ये थीटा एंगल पे आ गया और हमेशा ये सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में रहा है। तो हमें निकालना है कि इस फोर्स के कारण वर्क डन जो है वो कितना हुआ होगा। अब यहां पे कुछ चीजें दी हुई है गिवन। एल जो है वो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का लेंथ है एल। थीटा एंगल पे हमको निकालना है कि एफ का वर्क डन क्या होगा। ठीक है, एफ acts such that the bob M always remains in equilibrium. Find work done by F when angle made by the string with vertical is theta as in figure। जैसा कि फिगर में दिया हुआ है, ये फोर्स को इस तरह से लगाया गया है कि हमेशा ये सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में रहा है। तो निकालना है कि जब थीटा रहा होगा तो फोर्स के द्वारा वर्क डन कितना हुआ होगा। तो एक बात तो तय है कि शुरू में यहाँ पे ऐसे था और बाद में यहाँ पे है, सिस्टम हमेशा इक्विलिब्रियम में है, यानी कि इसका हमेशा वेलोसिटी क्या है, जीरो है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं कि कौन कौन से फोर्स जो है इस पे वर्क करेगा। तो अगेन यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम का जब यूज करेंगे यहां पे तो वर्क डन बाय टेंशन फोर्स लग रहा है ना ये बॉब पे, तो वो लिखेंगे, प्लस वर्क डन बाय और कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी। वर्क डन बाय टेंशन, वर्क डन बाय ग्रेविटी, और ये जो फोर्स है एफ वो इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और ये दोनों होना है जीरो। आइए इसका थोड़ा अगर ये करें तो ये तो एल हो गया, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग,
तो ये हाइट अगर h मान लेते हैं, इसको, इस हाइट को अगर h मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, l cos थीटा। तो यहां से h का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास, therefore h equals to l minus l cos theta. Simply it can be written as 1 minus cos theta. ओके, ये हो गया हमारा h का वैल्यू। टेंशन के द्वारा वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। क्यों? क्योंकि टेंशन, इसका डिस्प्लेसमेंट जो है, बॉब हमेशा इस तरह से टेंजेंशियली मूव करेगा। तो अटेंशन फोर्स, मान लिया कि टेंशन इस तरह से लगेगा और डिस्प्लेसमेंट इसका इस तरह से है, तो ये हमेशा 90 डिग्री पे है, इसलिए टेंशन का वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। ग्रेविटी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है और यहां पे इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट इसका h जो है वो ऊपर की तरफ है, तो यहां पे माइनस mgh हो जाएगा वर्क डन। वर्क डन बाई दिस फोर्स, वो पता नहीं है, वो पता नहीं है, वही तो कैलकुलेट करना है और वो पता नहीं है, ठीक है। तो वर्क डन बाय फोर्स जो आ जाएगा वो आ जाएगा mgh। अब यहां पे mg, h का वैल्यू वहां से उठा करके यहां पे डाल देंगे, तो हो जाएगा l 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये आ जाएगा हमारा जो फोर्स इसको हमेशा इक्विलिब्रियम में रख रहा था, उसके कारण वर्क डन इतना आएगा। ये थीटा का फंक्शन है, ठीक है, और ये डिपेंड कर रहा है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पे डिपेंड कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स पे डिपेंड कर रहा है, एम और जी दोनों पे, ठीक है। आइए अब एक आखिरी क्वेश्चन और देख लेते हैं। हमने जब वर्क एनर्जी थ्योरम लिखा था, उस समय लिखा था कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय अदर फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक। अभी तक ये अदर फोर्स नहीं आ रहा था, क्योंकि हमने जितना भी एग्जांपल यहां पे लिया है सब में या तो फोर्स कंजर्वेटिव था या नॉन कंजर्वेटिव था, ठीक है। अब देखते हैं अदर फोर्स में क्या होता है, और ये क्वेश्चन इस तरह से भी अलग है कि इसमें हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगाने वाले हैं। तो आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या है। तरह का एक हेमिस्फीयर है, ठीक है, एक हेमिस्फीयर है, इस पे एक छोटा सा मास एम रखा हुआ है और ये सरफेस जो है वो फ्रिक्शन लेस है, ठीक है। ये सरफेस भी है, वो भी फ्रिक्शन लेस है, फ्रिक्शन इज एब्सेंट एवरीवेयर। तो किया क्या गया कि इसको जो हेमिस्फीयर है इसको लेफ्ट की तरफ एक एक्सेलरेशन दे दिया गया। तो होगा क्या कि थोड़ी देर के बाद ये ब्लॉक जो है, सॉरी मास जो है वो थीटा यहां पे आ जाएगा। तो हमें बताना है कि जब यहां पे आ जाएगा तो रिलेटिव टू हेमिस्फीयर ये जो स्मॉल बॉल है उसका स्पीड क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है। तो कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ एम relative to hemisphere when it makes an angle theta as in figure, ठीक है, वो निकालना है। given initially the ball of mass m is at top of the hemisphere,
top of the hemisphere and hemisphere is accelerated with